बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन। प्रोग्राम के रूह रवां जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमने देखा कि एक बहुत ही अहम फ़ैसला आया और वो था अल अज़ीज़िया रेफरेंस में, जिसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ को अब बरी कर दिया गया है और जो इस्तदा की गई थी नैब की जानिब से कि उसे री रिमांड करके एहतसाब अदालत वापस भेजा जाए, उसे मुस्तरद कर दिया गया। और इस तरह एवनफील्ड के बाद और हमने देखा कि फ्लैगशिप रेफरेंस जो कि वापस लिया गया था, अब ये तीसरा मामला था जिसमें नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो केस देख रहे थे और उसमें उनकी जो है वो सुनवाई हो रही थी और आज वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गया। शामी साहब, बहुत ही ज़ाहिर अहम मामला जिसमें हम कह सकते हैं कि अब सिवाय एक इशू के कि जो कि उनकी जो ताहयात नाअहली से मुतालिक है, वो बस एक मामला रह गया है। तो 24 जनवरी तक ज़ाहिर है वो आज 3 वज़ीर आज़म जो थे ना, वो अदालत में पेश थे। एक की तो रूह और 2 के जस्द खाकी। नवाज शरीफ साहब 3 मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, बिल्कुल, और तीनों मरतबा गैर फितरी तरीके से उनको इक़्तिदार से निकाला गया। पहले जो प्रेसिडेंट थे गुलाम इसाक खान, उन्होंने उनकी असम्बली तहलील की और उनको इक़्तिदार से बाहर किया। उन्होंने उसका मुकदमा लड़ा, सुप्रीम कोर्ट में जीत गए, लेकिन उनको इक़्तिदार में बैठना नसीब नहीं हुआ। बिल आखिर सदर साहब ने भी इस्तीफ़ा दिया और वज़ीर आज़म ने भी इस्तीफ़ा दिया, बिल्कुल, और फिर नए इंतखाबात हुए और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इक़्तिदार में आ गए। उसके बाद फिर वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। जब बेनज़ीर भुट्टो की लड़ाई हुई फिर सदर मुमलकत से, तो उनकी असम्बली तहलील हुई, फिर इंतखाब हुआ, फिर नवाज शरीफ साहब जीत के आ गए 2 तिहाई अक्सरियत। और अब जो 2 तिहाई अक्सरियत से आए, और इसमें उन्होंने एटमी धमाके किए उस वक्त 98 में। यानी समझा जाता था कि अब तो ये नाकाबिले तस्खीर हो चुके हैं, लेकिन फिर नजर लग गई। तो जो जनरल परवेज मुशर्रफ साहब हैं, जिनको उन्होंने आउट ऑफ टर्न जाके आर्मी चीफ बनाया था, वो जहांगीर करामत जो है उनसे इस्तीफ़ा तलब किया था। उन्होंने एक बयान में सिक्योरिटी काउंसिल जो सलामती काउंसिल बनाने का मुतालबा कर दिया था, ये तजवीज़ पेश कर दी थी, और उस पर जनाब जलाल में आ गए वज़ीर आज़म, उनसे इस्तीफ़ा दे दिया, मांग लिया। और वो भी मेरा ख्याल हमारी तारीख की पहली मिसाल है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इतनी आसानी से इस्तीफ़ा दे दिया। तो हमारे शेख कानून गो थे, शेख भाई थे हमारे जहांगीर करामत साहब, तो लोग अब कहते हैं जनाब शेख तो थे लेकिन शेख ही बिगाड़ी नहीं और चुप करके इस्तीफा दे दिया। अब उनके साथी जनरल तो कहते रहे कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा भाई सलाम अलैकुम, और ये सिलसिला अब थमा के। और परवेज मुशर्रफ जो हैं उनको जनाब चुन लिया नवाज शरीफ साहब ने। उन्होंने अब फिर उनको निकाला, उन्होंने उन्हें करगल किया, वजीर आजम से पूछे बगैर, किसी को बताए बगैर कारगिल की लड़ाई करी, उसमें किरकिरी हुई पाकिस्तान की। और उसके नतीजे में हुआ क्या कि बजाय इसके वजीर आजम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को डिसमिस करते, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने वजीर आजम को डिसमिस कर दिया। यहाँ हम गवर्नर हाउस में इकट्ठे हुए, एडिटर्स वहाँ बैठे थे, परवेज मुशर्रफ भी थे। अच्छा। तो उन्होंने, वजीर निज़ामी साहब मरहूम नवाब वक्त चीफ एडिटर थे, उन्होंने पूछा भाई आपको धक्का किसने दिया, यानी इख्तदार के दरिया में जो आप गिर गए। उन्होंने कहा जो मुझे धक्का देगा ना, फिर मैं तो उसको धक्का दूंगा। तो वजीर आजम जो हैं उन्होंने उनको माजूल किया। हमारे जो खुद सर जर्नैल थे उन्होंने वजीर आजम को माजूल कर दिया। उनका धक्का भी मशहूर हुआ, उनका मुक्का भी मशहूर हुआ, जो अपने मुंह पे लग गया बिलाखिर। तो फिर नवाज शरीफ साहब ऐवान इक़्तिदार से निकले, हथकड़ियाँ लगाई गई, तारीख कोठरी में बंद किया गया,
उम्र कैद की सजा दिलवाई गई, तैयारा साजिश केस बना, और उसके बाद उनको सऊदी अरब भिजवा दिया गया। सुरूर पैलेस। बरसों सऊदी अरब में रहे, फिर वापस आए, फिर इलेक्शन लड़ा, फिर वजीर आजम बन गए। 3 मरतबा वजीर आजम बने, और तीसरी मरतबा सदर के पास इख्तियार ख़त्म हो गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में ये हौसला न रहा कि 58 कू कर सके, तो उन्होंने कहा फिर अदलिया जो है अब उसको उसका सहारा दिया। तो अदलिया ने ऐसी तशरीह की, दस्तूर की, कि वजीर आजम को निकाल बाहर किया, यानी 58(2) भी खुद इस्तेमाल कर ली, और वजीर आजम साहब जो हैं वो ताहयात नाअहल हो गए। फिर कैदोबंद की सोबतें हुई, बेटे से तनख्वाह ना लेने। वो जो भी किया, अब तो तारीख का हिस्सा है ना, हर चीज रिकॉर्ड पर है। फिर कैद गए, फिर जनाब जला वतन हुए, मुआहिदा भी किया। वापस आए, और फिर जनाब छुटे असीर तो बदला हुआ ज़माना था। अब उनकी जो 3 मुकदमा थे, एक में तो बरी हो चुके थे जी, एक में अपील मंजूर हुई पहले, नैब ने वापस ले ली, वापस ले ली फ्लैगशिप में। कभी हमने इसको परसू नहीं करना चाहते, उनकी बरीयत के खिलाफ जो भी। जी, दूसरे में बरी हो गए, अब तीसरे में बरी हो गए। और जो इसके जो जज साहब हैं एहतसाब अदालत के, बशीर अरशद मलिक, अच्छा, अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे, वीडियो उनकी एक बड़ी नाजेबा वीडियो जो है वो मंजर आम पर आई, और फिर नवाज शरीफ के पास पहुंचे, वो जद्दे तक गए माफी मांगने कि मैं ब्लैकमेल हुआ हूं, मुझे जो नादीदा कुव्वतें हैं उन्होंने आंखें दिखाई हैं, और मैंने ये फैसला कर दिया है, मेरी माफी कबूल कर लीजिए। और वो मुकदमा आज बरी हो गया, लगा, उस पर दलाइल हुए, और नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा इसको वापस भेज दे। जरा थोड़ा सा लेने आज का Retrial माहौल कर कैसा दे। रहा। मोहम्मद इमरान, ठीक है ना, हमारे और आज वो बरी हो गए। गोया वो सारे मुकदमे जो एहतसाब के नाम पर उनके खिलाफ कायम किए गए वो दम तोड़ गए, और अब वो वैसे के वैसे हैं नवाज शरीफ। अब सिर्फ एक मुकदमा रह गया, वो जो ताहयात कंफ्यूजन बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है, जी। वो भी अब कोई दम का मेहमान है, क्योंकि उसमें भी इलेक्शन एक्ट जो है उसमें तरमीम आ तब्दीली हो चुकी है। नाअहली की मुद्दत 5 साल मुकर्रर हो चुकी है। अब वो भी एक दरखास्त 2-3 दिन पहले ज़ेर समाअत आई सुप्रीम कोर्ट में, और जो रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस साहब के, जस्टिस अतर मिनल्ला के, बज़ाहिर उसमें लगता है उन्होंने कहा भाई कि नाअहली जो है वो 5 साल करार पाएगी, ताहयात बाकी नहीं रहेगी। और नवाज शरीफ साहब जो है 5 साल तो गुजार चुके, बिल्कुल, 5 साल तो नाअहली गुजार चुके ना। लेकिन वो इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए बड़ा जरूरी है। इलेक्शन में उम्मीद तो है कि वो हिस्सा ले सकेंगे। बहरहाल आज वो हल्के फुल्के हो गए और सुरखरू हो गए। सही। माहौल कैसा रहा जरा पूछ लें मोहम्मद इमरान साहब से। जी, इमरान, क्या आज जो है वो माहौल रहा, और ख़ासकर नैब की ज़ाहिर एक बार फिर हम कह सकते हैं कि सुबकी हुई है, माजी में भी हमने देखा और तनकीद भी होती रही है, तो क्या माहौल क्या था? देखिए, नैब ने तो टोटल अपने आप को बरियो जिम्मा करार दिया है, और ये मौका अपनाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की रोशनी में हमने ये रेफरेंसेस दायर किए थे। अगर नैब को आजादाना तौर पर तहकीकात का मौका मिलता तो शायद ये रेफरेंसेस दायर ना होते। ये नैब पोजीशन का मौका था, और किसी भी किस्म का साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ सबूत पेश करने में नाकाम रही है नैब, तो जिससे ये जोड़ा जा सके साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का ताल्लुक आल अजीजिया रेफरेंस से, आल अजीजिया मिल से, हिल मेटल से, और जो एक डॉक्यूमेंट पर इन्हिसार कर रही थी नैब, जो कि अलदार ऑडिट रिपोर्ट का डॉक्यूमेंट है, जो कि हुसैन नवाज ने सुप्रीम कोर्ट में उसकी एक फोटोकॉपी पेश की थी। तो सुप्रीम कोर्ट के इस डॉक्यूमेंट पर वाजिद जिया ने अपनी गवाही दी थी, और कंक्लूड ये किया था कि चूंकि ज्यादातर जो रिमिटेंसेस हैं वो नवाज शरीफ साहब के अकाउंट में आ रही हैं, इसलिए नवाज शरीफ साहब बेनिफिशियरी हैं हिल मेटल के। ताहम जो अमजद परवेज थे उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये डॉक्यूमेंट हमारी तरफ से पेश नहीं किया गया, ये हुसैन नवाज जो कि मुकदमे के दूसरे फरीक थे उनकी जानिब से पेश किया गया था।
और चीफ जस्टिस ने ये कहा कि चूंकि ये फोटोकॉपी है इसलिए ये काबिल कबूल शहादत नहीं है। जब कभी फोटोकॉपी को पेश करना होता है तो फिर उसका जो आथर होता है उसको भी अदालत में बतौर गवाह पेश किया जाना चाहिए होता है, जो कि नैब के हिसाब से नहीं किया गया। तो कंक्लूड ये हुआ कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं था, तो जिससे ये साबित हो सके कि अल-अज़ीज़िया स्टील मिल लगाने के लिए पैसे दिए थे या हिल मेटल के लिए नवाज शरीफ साहब ने कोई इन्वेस्टमेंट की रकम दी थी। तो नैब इस चीज को साबित करने में इमरान ये सवाल ले लें आप, यानी जो हुसैन नवाज हैं वो अपने वालिद को बाहर से पैसे भेजते रहे, अपनी मिल का प्रॉफिट उनको भेजते रहे, और नैब ने उससे ये इस्तदलाल किया कि क्योंकि वो अपने वालिद को पैसे भेज रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये मिल उनके वालिद की मलकियत है। ये दुरुस्त बात है? बिल्कुल सर, ऐसा ही है। और साथ नैब ने एक मौक़िफ़ ये अपनाया था कि जब हुसैन नवाज की स्टडी कंप्लीट हुई थी 1996 में, तो 2001 और 1996 के दरमियान कोई हुसैन नवाज का इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। इसलिए JIT ने ये अखज़ किया कि नवाज शरीफ साहब ने उनको ये मिल लगाने में मदद की, और फिर बाद में चूंकि रेमिटेंसेस भी हुसैन नवाज शरीफ साहब को भेजते रहे, तो ये एक जवाज बनाया गया नवाज शरीफ साहब को इस केस में बतौर मुल्जिम शरीक करने के। अदालत जो थी कितनी देर कार्रवाई जारी रही आज? तकरीबन सर ये 2.25 घंटे की कार्रवाई थी, जिसमें नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं उनकी जानिब से कहा गया था कि वो आधे घंटे में दलाइल मुकम्मल कर लेंगे। ताहम उनके पास कहने को चूंकि कुछ ज्यादा नहीं था, इसलिए जल्द ही ये दलाइल कंक्लूड हो गए थे, और फिर मुख्तसर से वक्फे के बाद अदालत ने ये फैसला सुनाया। फिर मुसर्रत का आज़ार हुआ वहाँ अदालत के अहाते में खूब। बिल्कुल, वहां पर वजीर आजम नवाज शरीफ के नारे लगे, और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने आजम नजीर तारड़ और अमजद परवेज साहब के चेहरे पर थपकी देकर उनको प्यार दिया, उनका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि टोटल जो कानूनी टीम थी उनकी दिन रात की मेहनत शामिल थी इस नैब केसेस को साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की अपीलों की तैयारी के लिए। और बाकी भी जितने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आए हुए थे उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को मुबारकबादें दी हैं, और मिठाइयां भी तकसीम की गई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। आपने भी खाई मिठाई? चूंकि हम उस वक्त हमारी खबर पे ज्यादा फोकस होता है तो हम इस चीज से महरूम। अल्लाह ताला आपको सब्र की तौफीक दे और मिठाई नसीब और मरियम औरंगजेब आपको मिठाई भिजवाए। बहुत शुक्रिया इमरान सर। सवाल आप ये देखिए कि नवाज शरीफ साहब के वालिद जो हैं मियां मोहम्मद शरीफ साहब एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। इत्तेफाक फाउंड्री एक बड़ा कारखाना था। भुट्टो साहब ने, जुल्फकार भुट्टो साहब ने उसको नेशनलाइज कर लिया। उनका जुर्म पता क्या था? जब 1970 का इंतखाब हुआ तो जस्टिस जावेद इकबाल से मुकाबला था भुट्टो साहब का लाहौर में। यहां भी वो इंतखाब लड़ रहे थे। सही। उन्होंने जस्टिस जावेद इकबाल को, जो अल्लामा इकबाल के बेटे थे, बाद में जज बने, चीफ जस्टिस रहे लाहौर हाई कोर्ट के, उनको सपोर्ट किया था, उनको ट्रांसपोर्ट फराहम की थी। उसकी पादाश में कहा जाता है ये उनका जुर्म था। उनकी इंडस्ट्री को टेक ओवर कर लिया गया और वो हर चीज उनकी कब्जे में कर ली गई और वो खाली हाथ घर वापस आ गए। और फिर उन्होंने जाके दुबई में ठिकाना किया, वहाँ कारोबार का आगाज़ किया, वहाँ मुकीम रहे। फिर जनरल ज़ियाउल हक के दौर में वापस आए यहाँ। जनरल साहब उनको कहा वापस आए। तो बात यह है कि एक तरफ जब आप लोगों के जायदादें कब्जे में करेंगे, उनके कारोबार कब्जे में करेंगे, फिर वो बाहर जाएंगे, अपना कारोबार शुरू करेंगे। एक बार फिर ये हुआ। और फिर जब परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में फिर मियाँ मोहम्मद शरीफ भी जला वतन हुए, उनके पोते भी हुए, उनके बेटे भी हुए, हुसैन नवाज और हसन नवाज। तो ये सारे लोग जब बाहर होंगे तो कारोबार भी करेंगे। बिल्कुल। जब कारोबार करेंगे आप उनकी गर्दन पे साफा डाल लेंगे और उनके बाप का जो कारोबार है उसको सारा उनके खाते में डाल देंगे। तो बहरहाल आज एक बड़ा अहम दिन था हमारी सियासत का
और सवाल ये पैदा हुआ, अगरचे कि जो कानूनी निज़ाम है हमारा, उसमें तो कोई ये अचंभे वाली बात नहीं है। किस हवाले से? इसलिए कि एक पहली निचली अदालत में मुकदमा चलता है, सही फिर उसकी अपील हाई कोर्ट में होती है, फिर उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में होती है। सही। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक शख्स को सजा मिली ज़ेरी अदालत से, बिल्कुल। हाई कोर्ट ने उसको बरी कर दिया, हाई कोर्ट से सजा मिली, सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। तो ये कोई अछूती बात नहीं है कि एक अदालत से आपको सजा हुई और दूसरी अदालत से आप बरी हो गए। लेकिन जो वक्त लगा है, जो नुकसान हुआ है, और टाइमिंग भी सर, जो मुल्क की सियासत तहवाला मुखालिफिन तो हुई, टाइमिंग की बात करते हैं ना, वो कहते हैं टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, टाइमिंग है ना, तो फिर अदालती निज़ाम। अभी तो आप देखें, आप जेलों का दौरा करें कभी, 12-12 साल से, 14-14 साल से, 10-10 साल से लोग जो हैं वो मुकदमात में फंसे हुए हैं, बिल्कुल। उनकी अपीलें नहीं सुनी जा रही, न सुप्रीम कोर्ट में न हाई कोर्ट में। अब जाके भुट्टो साहब का जो है ना वो, ठीक है ना, वो तो बात की बात करते हैं ना। भुट्टो साहब का तो मामला, अपील सुनी गई, वो पहुंच गए अल्लाह मियाँ के पास। सर आगे बढ़ने से मैं क्विकली एक दो बस मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपको ये लगता है कि, क्योंकि अभी जैसे इमरान भी कह रहे थे और मैं आज सुन रहा था, गालिबन इरफान कादिर साहब कह रहे थे कि जी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे केसेस बने, ठीक है, नैब ने फॉलो किया उसको, तो जुडिशल रिफॉर्म्स बड़ी ज़रूरी हैं। आपके ख्याल में ये होनी चाहिए अगली जो भी हुकूमत जो भी है? जुडिशल रिफॉर्म्स क्या होनी चाहिए ये बताना चाहिए ना। यानी एक चेक तो होना चाहिए ना। जब सियासतदान एक दूसरे को तस्लीम करेंगे, एक दूसरे का ये हक तस्लीम करेंगे कि वो हुकूमत कर सकता है, अपोजिशन में यहाँ अपोजिशन में बैठने को तैयार नहीं होते, हाथ मिलाने को तैयार नहीं होते, मुगल शहजादों की तरह लड़ते हैं। यहाँ इख्तिदार की जंग दुनिया के किसी मुल्क में ऐसे नहीं होती जैसे पाकिस्तान में लड़ी जाती। तो जब आप इख्तिदार की जंग ऐसे लड़ेंगे कि आप अदारों के साथ मिलेंगे या उनको साथ मिलाएंगे और उसके नतीजे में सारा फसाद बरपा होगा, तो ये काम ये बहैसियत रियासत के हमें सोचने की है, सही, हमारे अदारों को भी सोचने की है। एक ब्रेक लेते हैं कोई और। ज़ाहिर है हमने वो जो सदारती रेफरेंस है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की फांसी से मुतालिक, उसकी जो है वो आज समाअत हुई, उसमें क्या कुछ हुआ इस पर ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक जी। 11 साल के बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की जानिब से जो एक रेफरेंस दायर किया गया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी से मुतालिक, उसकी आज समाअत हुई है और ये 9 रुकनी लार्जर बेंच था जिसने समाअत की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसमें मौजूद रहे। आर्टिकल 186 के तहत आसिफ जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट से राय तलब की थी। अच्छा, फिर इसमें जो सदारती रेफरेंस था उसमें भी 5 सवालात उठाए गए थे। वो सवालात क्या हैं और आज जो जिस तरह से कार्रवाई हुई है उसमें अब ये कहा गया है शामी साहब कि जी एक तो रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होगी, जनवरी के दूसरे हफ्ते तक ये मुलतवी हुई है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को लाहौर हाई कोर्ट में फांसी की सजा हुई। चीफ जस्टिस मौलवी मुश्ताक हुसैन जो थे उसको लीड कर रहे थे। 5 रुकनी बेंच था। नवाब मोहम्मद अहमद खान के कत्ल का इल्ज़ाम था उन पे, सही, जो अहमद रज़ा कसूरी साहब के वालिद थे। और अहमद रज़ा कसूरी भी उस गाड़ी में मौजूद थे जिस पे हमला हुआ, मगर वो बच गए। उनके वालिद जो हैं वो कत्ल हो गए। अहमद रज़ा कसूरी ने, जो कि पीपल्स पार्टी के एक बागी एमएनए थे, रुकने कौमी असम्बली थे उस वक्त, लेकिन बागी हो चुके थे और बहुत पुरजोर और मुंहजोर शख्स थे। बाद में फिर आ गए थे। भुट्टो साहब उनसे नालम थे, शदीद। उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई कि वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ। जब वो इख्तदार में थे वो जो एफआईआर सील कर दी गई, फिर उस पर एक ट्रिब्यूनल बना। वो मुकदमा जो है वो ना चल सका। अगर चालान मुरतब हो जाता, मुकदमा चल जाता तो मामला मुख्तलिफ होता। वो दरख्वास्त पेंडिंग पड़ी रही, एफआईआर पेंडिंग पड़ी रही और उसको आगे नहीं बढ़ने दिया गया।
जब मार्शल लॉ लगा तो फिर अहमद रज़ा कसूरी हरकत में आए, उन्होंने अपने मुकदमे की पैरवी शुरू की और फिर जाहिर है कि मार्शल लॉ जो था उसकी सपोर्ट भी उनको हासिल हुई और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के खिलाफ कत्ल के इल्ज़ाम में मुकदमा चला। उसमें अब मुकदमे में जो सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचा तो 4 जज जो हैं, उस वक़्त 7 रुकनी कोर्ट थी हमारी, 4 जज थे, उन्होंने तो कहा भुट्टो साहब को फांसी लगनी चाहिए, बरकरार रहा फैसला। और 3 ने कहा कि इनको बरी कर देना चाहिए। 7 जज कहते हैं कि कत्ल जो हुआ है वो FSF के लोगों ने, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स ने कराया है, सही। और उसमें वादा मुआफ गवाह बन गए थे उसके डायरेक्टर जनरल मसूद महमूद। 4 कहते हैं कि मसूद महमूद ने ये भुट्टो साहब के ईमा पे किया, और 3 कहते हैं कि नहीं, हम इस पे मुतमईन नहीं हैं, भुट्टो साहब से लिंक नहीं बनता। एआनत जुर्म था ना, यानी कि बराह रास्त मतलब एआनत जुर्म के इल्ज़ाम में उनको फांसी की सज़ा दी गई। अब ये एआनत जो होती है या जो अबेटिंग, उसमें फांसी की सज़ा नहीं होती। जब फांसी की सज़ा दी गई उसके बाद ये केस जो है वो नज़ीर के तौर पे पेश नहीं किया जाता, एक टेक्निकल मामला है। सही। अब वो कहते हैं भुट्टो साहब को फांसी की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए थी। अब मसला ये है, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नज़रसानी की अपील भी रद्द कर दी, नज़रसानी जब दायर की, उनके वकील थे याह्या बख्तियार, जब उन्होंने नज़रसानी की अपील दायर की तो उन्होंने कहा चलिए मान लिया। वो आर्गू तो ये करते रहते कि भुट्टो साहब का कोई कसूर नहीं है, उन्होंने हुक्म नहीं दिया इनके कत्ल का, कसूरी साहब। उन्होंने कहा चलो मान लिया कि कत्ल का हुक्म दिया था, फिर भी ये फांसी की सजा के हकदार नहीं है। तो 7 जज ने जो बैठे हुए थे, जो बरी करने वाले भी और सजा देने वाले भी, उन्होंने मुत्तफ़िक़ा तौर पर वो नज़रसानी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा आपने ये दलील मुकदमे की समाअत के दौरान नहीं दी, जो मुकदमे की समाअत के दौरान न दी जाए वो रिवीजन में, नज़रसानी में भी नहीं दी जा सकती। तो ख्याल ये था कि जनरल ज़ियाउल हक ये जब फैसला करेंगे तो समझेंगे कि ये डिवाइडेड ओपिनियन है, 4 जज एक तरफ हैं, 3 बरी होने की बात कर रहे हैं, 4 फांसी की बात कर रहे हैं। दबाव तो था ना, तो फांसी जो है ख़त्म कर देंगे। दबाव नहीं था, अकीदा था कि करना है। भुट्टो साहब जो थे ना, उनके जो मुखालिफ थे उनकी आंखों में भी खून था। वो समझते थे मशरकी पाकिस्तान का जो अलमिया हुआ है उसमें इनका भी हाथ है। इन्होंने मुजीब को इख्तदार नहीं देने दिया और मुल्क दौलख्त हो गया, और फिर उसके बाद जो उनका तर्द हुकूमत था उसमें जो कुछ हो रहा था उसकी तफसील भी सारी अभी आपने बयान की है, लेकिन देखे ना, अब ये एक जब आसिफ अली जरदारी साहब आए तो सदर मुमलकत बने, तो उन्होंने रेफरेंस दे दिया सुप्रीम कोर्ट में कि भाई आप जरा इस पे जायजा लेके बताइए, बिल्कुल कि इसको रिविजिट किया जाए, इस मुकदमे को, इस 5 सवाल उठाए ना उन्होंने फैसले को, उसमें जो भी है। आज अदालत ने एक दो तीन समातें हुई उनकी, अदालत ने उस वक़्त मुआवनीन मुकर्रर किए जी। उसके बाद उन मुआवनीन में से भी कई बेचारे अल्लाह को प्यारे हो गए। और ये बाबर अवान साहब जो हैं, ये उस वक़्त पीपल्स पार्टी के वो थे ना, सुरखैल। आज क्या हुआ जरा पूछ लें। आप देखिए, अब अब काजी फायद ईसा जो हैं, अब वो रद्दी के ढेर जो है ना, उनको छान फटक रहे हैं, और जो पेंडिंग दरखास्तें हैं पूछ रहे थे वो, उनको चाहते हैं कि उनको भी
वो किया जाए, वो ये भी पूछ रहे थे कि कोई सदारती रेफरेंस है ऐसा जो फैसला इतने किया अरसे जाए। तक रुका हो? अब वो सदारती रेफरेंस, ना वो सदर रहा ना वो हुकूमत रही, तो उन्होंने आज अटॉर्नी जनरल से पूछा कि भाई आप इसमें इंटरेस्टेड हैं रेफरेंस में, या इसे वापस लेना चाहते हैं? उन्होंने कहा नहीं, हम इंटरेस्टेड हैं, हम चाहते हैं कि इस पे फैसला हो। तो अब अदालत ने मुआवनीन मुकर्रर कर दिए हैं अदालती, जो उनकी राय मालूम करेंगे। बिल्कुल। और अदालत पहला काम तो ये करेगी, फैसला करेगी कि इसका ये जो रेफरेंस है ये काबिल काबिल समात समात भी है कि नहीं है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आज हसीब तो मलिक हमारे साथ हैं। जो अहमद रजा कसूरी साहब हैं, जो मुद्दई इस मुकदमे के, वो भी वहां मौजूद थे आज। वो यही तो बिलावल कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिसकी वजह से मामला उठा वो जिंदा है, वो आज प्रेस वो कॉन्फ्रेंस जिंदा कर रहा है, है। उसका बाप जो था उस पर कुर्बान हो गया। अब ये भी तो देखे ना आप, बिलावल भुट्टो साहब कि उनके वालिद जो हैं वो निशाना बन गए। निशाना बनाने वाले कौन थे? फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के लोग थे। ये भी तो बात सुन लेना। तो बहरहाल अब जो भी मामला है, जो शक का फायदा भुट्टो साहब को मिलता है या नहीं मिलता है, अब ये अदालत में सही। जब मामला चलेगा आगे तब मालूम होगा। क्विकली जरा हसीब मलिक से जरा बात कर लें। क्विकली कर ले जरा। हसीब ये बताइए कि बहुत, क्योंकि जरा बराह रास्त जब नशर हुई तो हमें बहुत सारी चीजें देखने को तो मिली। वेबसाइट पे आई ना, बिल्कुल, सुप्रीम वेबसाइट कोर्ट पे आई और वो सब क्योंकि दिखा रहे थे। बिलावल ने दरखास्त दी थी, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट इरादा ने कर कहा लिया कि था। वेबसाइट पे आएगी। बिल्कुल। ये अच्छी बात है कि हर चीज बराह रास्त लोग देख रहे हैं। तो हसीब साहब क्या मामलात में अब जो ऑर्डर आया है यानी चीफ जस्टिस साहब का और जजों का, उसमें क्या कहा गया है? देखिए सर, शामी साहब, आज जो कार्रवाई हुई है उसके अंदर बेसिक जो नुकात थे वो 2 से 3 ही थे। जैसे कि बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से 2 मुतफरीक दरखास्तें थी। एक तो यही था कि वो फरीक बनना चाहते थे, तो उसके ऊपर अदालत ने उनकी जो दरखास्त थी उसको मंजूर भी किया है, और साथ में उन्होंने ये कहा है कि आप एज अ वरासा के तौर पे भी आ सकते हैं, दूसरा सियासी जमात के तौर पे भी आ यानी सकते हैं। जो दूसरी जो एक उनकी वारिस भी दरखास्त- चाहे वो फरीक बन सकता है। भुट्टो साहब की एक साहबजादी जो है वो हयात है, बिल्कुल। सनम भुट्टो। लंदन में उनके शामी साहब, बिल्कुल उनके बाकायदा उनके उनकी- नवासे मौजूद हैं, उनके पोते मौजूद हैं, उनकी नवासियां मौजूद हैं, पोतियां मौजूद हैं। 8 के करीब हैं, वो बता रहे थे कि जी। हाँ, वो जिनमें से जो चाहे आ सकता वो फरीक बन सकता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है शामी साहब। ये बाकायदा उन्होंने ये कहा कि 8 के करीब जो है इनके नवासे नवासियां पोते पोतियां हैं, वो भी फरीक बनना चाहें तो वो अपने वकील हायर कर सकती हैं, और वकील जो है सही। वो पेश हो सकते हैं, वो भी फरीक बन सकते हैं। ठीक है। दूसरी बेसिक जो उनकी दरखास्त थी वो यही थी कि बराह रास्त नशर किया जाए। ठीक है, जिसे और वो हुआ। अदालत ने गैर ठीक है। वो तो पहले ही करार उस दे पर दी है फैसला हो कि चुका। already- अब अदालत की समाअत कब होगी? जनवरी में? जनवरी का शामी दूसरा। साहब, बिल्कुल, क्योंकि अब सर्दियों की छुट्टियां, क्योंकि 18 से 31 तारीख की छुट्टियां आ रही हैं दरमियान में, तो ये बाकायदा तौर पे जनवरी के दूसरे हफ्ते के अंदर मुकर्रर करने और का कोई कहा तारीख गया वो कह है रहे थे अदालत कि अवेलेबिलिटी पे होगा जजेस की, यानी अवेलेबिलिटी 9 जज सुनेंगे, क्योंकि फैसला 7 जजों का था। सही है। उस वक्त फुल कोर्ट 7 जजों पे मुश्तमिल थी। बहुत शुक्रिया आसिफ, बहुत शुक्रिया सर। लेकिन एक जो आज आप जो कह रहे हैं कि बराह रास्त नशर होनी चाहिए, तो लोग शायद ये तासुर था कि जी जो ऑर्डर जारी होता है वो उर्दू में तो हुक्मनामा कहते हैं ना उसको, कि ऐसा लगता है हुक्मनामा है, लेकिन हम देख रहे थे कि वो बाकायदा यानी कि डिस्कशन के बाद जो है ना वो लिखवा रहे थे चीफ जस्टिस साहब। जाहिर है। बिल्कुल, यानी अटर्नी जनरल भी हैं, इवन जो वकील थे फारूक अश नायक वो भी यानी कि लुक में दे रहे थे और बात डिक्टेट कर रहे थे ना जी। मगर लुकमे तो दे रहे थे। वो उनकी ये जरूरी नहीं कि वो लुकमा ले लें हर। लुकमा तो दे सकते हैं ना, जो ऑर्डर लिखवाएंगे तो उसमें आप दरखास्त, अदालत जो है आमतौर पर खुली कोर्ट में ही अपना हुक्म लिखवाती है। सही। तो और हुक्म लिखवा दिया गया है। अब देखें भाई, हम तारीख को दुरुस्त करना चाहते हैं, अच्छी बात है। वो भी यही कह रहे हैं तो हम। मुस्तकबिल पर भी तो नजर कर लेना। मुस्तकबिल भी किसी की नजर में है या गलतियां दोहरा रहे हैं वो सारी? और यानी आप देखें हैं कि माजी को दुरुस्त करना चाहते हैं, मुस्तकबिल की नजर किसी को फिक्र नहीं है। अब वो बेचारे इमरान खान, फिर उधर जनाब वो चीख रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, भाई उनकी भी सुन लें कोई।
यही बहुत बड़ा सवाल है ना, तो यही सबसे बड़ा सवाल है। कहीं तो खत्म कर लेना। कोई क्या कहा आसिफ करनाली ने कि देखता हूं हुस्न भी कुछ जिंदा दिल है कि नहीं। कोई ऐसा सितम फरमाइए जो आपकी ईजाद हो। सही। कोई नया सितम तो फरमाए ना। पुराने सितम जो हैं और पुराने जख्म जो हैं वही लगाते चले जाना है आपने। सिर्फ जस्दे खाकी नए होते हैं, जख्म पुराने लगते हैं। सही बात। सर एक अच्छा, ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, एक ब्रेक ले लें। अच्छा, एक वो शोधा गैलरी वक्त है। वक्त असल में मेरे ख्याल से बहुत आपने जिक्र करना है, क्योंकि वो ज़ाहिर है शौदा गैलरी जो बनी है जी, और आज अफसोसनाक वाक़या भी पेश आए हैं सर। हाँ, वह तो डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला हुआ, बिल्कुल, और नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ। 23 शहादतें हुई हैं, और लेकिन ये भी है कि 27 हमलावर वो भी तहकीक हुए। बिल्कुल। अल्लाह ताला हमारे जवानों को हौसला दे, आमीन। जो खून की दीवार खड़े किए हुए हैं हमारी हिफाजत के लिए। और बस अल्लाह से दुआ करें कि ये जो हैं इनकी जो यानी अब ये जो दहशत गर्द हैं इनकी कमर तो भारत तोड़नी है। और हमारे वज़ीर आज़म ने कहा है ना, ग्रांड वज़ीर आज़म, कि TTP हो या BLA हो, इनसे कोई बातचीत नहीं होगी जब तक ये सरेंडर नहीं करेंगे। बिल्कुल। जो लड़ने वाले हैं उनसे लड़ेंगे और उनको शिकस्त देंगे। अच्छा, आप ये जो हमारे सरफराज बुख्ती साहब हैं वज़ीर दाखिला निगरान, उन्होंने बड़ा एक अच्छा काम किया है कि शोधा गैलरी बनाई है वज़ारत दाखिला में, जिसमें शहीदों की जो विक्टिम हुए दहशत गर्दी के उनकी तस्वीरें लगाई गई। अब मैं उनसे कहा बुख्ती साहब से, और टेलीफोन पे बात की, और अभी तो वो मिल नहीं रहे। नहीं, अभी हम मैंने उनसे कहा 3 शहीद इसमें हैं, उनकी तस्वीरें भी आप लगाएं। मिसिंग है। एक लियाकत अली खान, शहीद मिल्लत, बिल्कुल, पहले वजीर आजम, बिल्कुल, पहले वजीर दिफा, जिनको गोली का निशाना बनाया गया रावलपिंडी में, तो शहीद मिल्लत लियाकत अली खान। दूसरा डॉक्टर खान साहब, जो मगरबी पाकिस्तान जो है उसके वजीर आला थे, खान अब्दुल गफ्फार खां के भाई, और हमारे जो अब्दुल वली खां के ताया डॉक्टर खान साहब वजीर आला थे, यहाँ उनको कत्ल किया गया। और तीसरे अब्दुल समद अचकजई, जो एक तहरीक आज़ादी के कदावर शख्स थे, महमूद अचकजई के वालिद, उनको मैं ख्याल 1973 की बात है, 74 की सन में उनको बम मार के शहीद किया गया। तो ये 3 शहीद हैं, इनकी तस्वीरें लगनी चाहिए। और उसके साथ मैं तो ये भी कहूँगा कि एक आप शहीद मीनार बनाएं इस्लामाबाद में। जितने भी शहीद हुए हैं 70,000 80,000 इस लड़ाई में, उन सब के नाम वहाँ लिखें और खराज अकीदत पेश किया, सबको खराज अकीदत पेश करें। सही। फिर उनके कवायफ जमा करें, वो भी वहाँ लिखें, किताबों की वो दस्तावेजी उनको सूरत इख्तियार करें। ठीक है। तो सर ये काम करने का है। और ये जो खून जिन लोगों ने दिया है, पाकिस्तान की हिफाजत की है और दहशत गर्दों के सामने खड़े हुए हैं या उनका निशाना बने हैं, उनको हमें याद रखना चाहिए। नहीं भूलते, उनके खानदानों को याद रखना चाहिए। बिल्कुल, हम भूल ही नहीं सकते सर। ये नहीं है फौज, एक ब्रेक लेनी है सर, और पुलिस, उसके साथ साथ जो सिविलियंस हैं उनके बच्चों को भी देखना चाहिए। शहीदों के बच्चे जो हैं उनकी कफालत भी करनी चाहिए। सही है। शामी साहब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।